ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है हमारे साथ कासिम साहब। सर, किस तरीके से आप ले रहे हैं जो पूरा का पूरा ये मसला है जेपीसी के सामने है वक्फ बोर्ड का? देखिए, असल में ये जो अमेंडमेंट बिल है होना तो ये चाहिए था कि इसको ड्राफ्ट करने से पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अपोजिशन ने जब इसकी मुखालफत की तो उसके बाद फिर इसको जो है जेपीसी के हवाले किया गया और जेपीसी इस पर बात कर रही है। लेकिन देखिए, हमारी जो बुनियादी तौर पे इससे जो इसका विरोध है वो चंद बातों पे है। पहली बात तो ये कि जितने अब तक के अमेंडमेंट बिल आए हैं पार्लियामेंट में वक्फ से मुताल्लिक, वो वक्फ एक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए आए, मजबूत करने के लिए आए। ये पहला अमेंडमेंट एक्ट है जो वक्फ के एक्ट को कमजोर करने के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टीज को के इंकरेजमेंट का रास्ता हमवार करने के लिए लाया है। मिसाल के तौर पे देखिए, इसमें एक वक्फ के कानून में 95 का जो कानून है जो 2013 के अंदर फाइनल अमेंडमेंट हुआ था, उस कानून में एक क्लॉज है वक्फ बाय यूजर। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ की जो इस्तेमाल हो रही है मस्जिद की हैसियत से, कब्रिस्तान की हैसियत से, दरगाह की हैसियत से बरसों से, सैकड़ों साल से, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना लैंड रिकॉर्ड में यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ना वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है, लेकिन वहाँ पे नमाज हो रही है, वहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ तदफीन हो रही है और सैकड़ों साल से है वो। तो वो उसको शरीयत में भी और कानून में भी कंसिडर किया गया था कि ऐसी वक्फ की जायदादें जो होगी वो वक्फ ट्रीट की जाएगी, उसको हटा दिया गया। अब अगर आप उसको हटा देते हैं तो सैकड़ों मस्जिदें और कब्रिस्तान जो है वो चले जाएंगे। दूसरी बात यह कि देखिए, इसमें ये एक और बुनियादी बात यह है कि जितने इंडोमेंट हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, सिखों के हो, उनको एक प्रोविजन हासिल है। वो ये है कि ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उससे उनको मुक्त किया गया है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन पे अप्लाई नहीं होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपने कई जजमेंट में ये बात कहा, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। अब ये लॉ ऑफ लिमिटेशन ये है कि अगर किसी जमीन पर आपका कब्जा है और 12 साल तक आप उस पर काबिज हैं तो अब आप इसके मालिक हो गए, चाहे उसका कोई भी मालिक रहा हो। ये कानून है। अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया आपको और 12 साल तक काबिज है तो उसके बाद जो असल मालिक भी आएगा तो उसको नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये सिर्फ वक्फ पे है या? नहीं, ये कानून है हमारे देश का, लेकिन वक्फ को एग्जेम्प्ट किया गया और हिंदू एंडोमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया और सिखों के एंडोमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया कि ये अगर रहेंगे तो इन पर कोई क्लेम नहीं कर सकता अगर वो काबिज भी हो तो। ये इससे हटा दिया गया वक्फ की जमीन को। अब ये जो लिमिटेशन कानून है, अगर कोई आदमी किसी जमीन पे 12 साल तक काबिज है और उसके बाद वक्फ बोर्ड को मालूम होता है कि हमारी जमीन है, वो जाएगा, अब वो जमीन उसको नहीं मिलेगी, जबकि पहले उसको जमीन मिल जाती थी। ऐसे पंजाब में, हरियाणा में ऐसे बहुत से वक्फ बोर्ड है, वक्फ की जमीनें हैं जो वहां से मुसलमान नहीं है, लेकिन वक्फ की जमीन की हैसियत से वो अभी भी मौजूद है। तो अगर आप ये कानून लागू कर देंगे, ये अमेंडमेंट मान लेंगे, तो ऐसी बहुत सारी जमीनें वक्फ के हाथ से निकल जाएंगी। तीसरा विरोध हमारा ये है इसके अंदर कि ये वक्फ बोर्ड में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है वक्फ की प्रॉपर्टी का, तो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के हवाले करता है उसको। और ट्राइब्यूनल जो है उस पे ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं। एक लॉ का जानकार होता है, एक रिटायर्ड जज होता है और एक जो है शरीयत का जानकार होता है। ये उसको डिस्प्यूट को तय करके बताते हैं कि ये जमीन किसकी है। अब ये यहाँ से इसका वो लेके अब वो कलेक्टर के हवाले कर दिया गया। अब कलेक्टर तय करेगा कि ये जमीन किसकी है। दूसरी बात ये कि देखिए, इसमें ये गवर्नमेंट का इसमें प्रोविजन लाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, पंचायत भी हो सकती है, ऑटोनॉमस बॉडीज भी हो सकती है। अगर इनका कोई क्लेम है जमीन के ऊपर में तो ये भी कलेक्टर को जाएगा और कलेक्टर डिसाइड करेगा। अब जाहिर बात है, कलेक्टर किसके अंडर में काम करता है? गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। तो वक्फ की जमीन होगी भी तो कलेक्टर जो है गवर्नमेंट के हवाले कर देगा। ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिसपे गवर्नमेंट का ने कब्जा कर रखा है, कोई ऑफिस बना रखा है, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाएगी और ये कलेक्टर के हवाले होगी तो कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर कहेगा गवर्नमेंट की जमीन है। अगर वो ये कहेगा और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट वक्फ को कहेगी कि आप अपने हाथ से इसको निकाल दीजिए, तो ये जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। चौथा हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि वक्फ का जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ ट्राइब्यूनल है, इसके अंदर पहले ये शर्त थी, उसके जो मेंबर्स होते थे उसमें उसके लिए कंपल्सरी मुसलमान होना जरूरी था।
सिवाय चेयरमैन के, यानी अगर वो ट्राइब्यूनल, वो आपकी वक्फ ट्राइब्यूनल है, सॉरी वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, तो जो मिनिस्टर होगा माइनॉरिटी अफेयर्स का वही उसका चेयरमैन होगा। तो अगर वो मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा, नहीं हो तो दूसरा आदमी होगा। लेकिन बाकी सब मुसलमान होंगे, यानी उसमें पार्लियामेंट से जो मेंबर आएंगे, उसमें जो बार काउंसिल से जो मेंबर आएंगे, उसमें जो सरकारी ओहदों से मेंबर आएंगे, उनका मुसलमान होना शर्त था। अब वो चीज हटा दिया आपने और ये कहा कि 2 लोग तो लाजमन कंपल्सरीली नॉन मुस्लिम होंगे और बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। जी अब वो तो बढ़ा के 23 कर दिया उसके अंदर, उसमें काफी बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखिए हिंदू एंडोमेंट जितने भी है, श्राइन बोर्ड है, उसमें ये शर्त है कि उसका मेंबर जो होगा, उसका मैनेजमेंट कमेटी का, वो लाजमन हिंदू होगा। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर है, लाजमन सिख होगा। तो अब अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के अंदर वक्फ बोर्ड में भी और वक्फ ट्राइब्यूनल काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम की शर्त कर देंगे, तो जाहिर है कि जो मुसलमान है वो जानता है कि वक्फ की हैसियत क्या है। वक्फ जो है वो शरीयत का एक कानून है और ये जो प्रॉपर्टीज है वो पब्लिक की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो वक्फ करता है उस जमीन को अल्लाह के लिए। तो ये भी एक इसका हमारा विरोध है। एक और चीज ये है कि यहाँ पर इसका जो सर्वे कमिश्नर होता था, वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता था और हर 10 साल में सर्वे होता था। अब वो सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी कलेक्टर को दे दिया गया। तो आप देखिए कलेक्टर और पटवारी ही अब इसको वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे बुनियादी तौर पे हमारा विरोध है और हमने अपना विरोध जो है जेपी के सामने भी पेश कर दिया है। आज कल हमारी जेपी के साथ में मीटिंग हुई, तकरीबन 2.5 घंटे हमारी मीटिंग हुई और हमने अपने तमाम पॉइंट लिख कर दिए उनको। 211 पन्नों पर मुश्तमिल हमारा ड्राफ्ट था, वो हमने उनको पेश कर दिया है। तो आगे क्या होना है? क्या जेपीसी में दोबारा भी आप लोगों को बुलाया जाना है या ये अंतिम बार था? नहीं, देखिए 2 बार तो हम जा चुके हैं जेपीसी के सामने। एक बार चेयरमैन से मुलाकात की थी, एक बार पूरी फुल कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। और हमने जो जेपीसी ने लोगों से राय मांगी थी, तो बोर्ड ने फैसिलिटेट करके तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख राय जेपीसी सामने भिजवा दी है। ये मुसलमानों की राय पूरे मुल्क से। तो जाहिर है कि देखिए बाय एंड लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है कि ये बिल जो है ये वक्फ एक्ट को कमजोर करने के लिए लाया गया, वक्फ एक्ट को मजबूत करने के लिए लाया गया। जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वो ये कह रहा है कि हिंदुओं का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है मेंबरशिप में, उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो मुतवल्ली थे और बहुत सारे जो धर्म गुरु होते हैं, वो वक्फ पर काबिज थे और उनका नाजायज फायदा उठा रहे थे। जो वक्फ का असल उद्देश्य है, वहां तक वक्फ की जमीनों का लाभ मिल नहीं रहा था। तो ये उनका पक्ष है जो उन्होंने जेपीसी में रखा है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है वो आरएसएस की संस्था है, नंबर 1। तो वो क्या करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि वक्फ के मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो आपने उसको ठीक करने के लिए क्या प्रोविजन लाया है? कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि और आपने उसको कमजोर कर दिया वक्फ एक्ट को। मेरा कहना यह है कि देखिए ये ऐसी संस्थाएं जो मुसलमानों के बिहाफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, उनको बुलाने का कोई हासिल नहीं है। वो तो गवर्नमेंट की बात कहेगी, तो गवर्नमेंट की बात कह रही है वो। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.